Welcome to this lecture number 12 of our मॉडर्न फिजिक्स सीरीज। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया? हमने रुथरफोर्ड का जो फेमस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसको समझा था। वो जो गोल्ड फॉइल और वो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन और वो चौंकाने वाला रिजल्ट कि कुछ ही अल्फा पार्टिकल सीधे पीछे बाउंस हो गए। उसी से पता चला कि एटम के अंदर एक छोटा लेकिन डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस बैठा है। आज हम उस आइडिया को एक नंबर देंगे, है ना। तो आज के दो बड़े सवाल हैं। पहला है, अगर एक अल्फा पार्टिकल सीधा न्यूक्लियस की तरफ जाए तो वो कितनी पास तक जा सकता है ना। इस डिस्टेंस को हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और ये हमें न्यूक्लियस की साइज का अंदाजा, काइंड ऑफ पहला अंदाजा देता है। दूसरा है, रुथरफोर्ड का मॉडल इतना सक्सेसफुल था फिर भी वो फेल क्यों हो गया, कहाँ फेल हुआ, है ना। उसकी दो बड़ी लिमिटेशंस है, वो क्या थी, है ना। ये दो चीजें आज पूरी क्लैरिटी के साथ समझने वाले हैं। तो आप रिलैक्स होके नोटबुक पेन वगैरह लेके इसको ध्यान से सुनिए और पूरा सुनिए, ठीक। तो देखो, एक बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहले, अल्फा पार्टिकल स्कैटर होता क्यों है? फोर्स कौन सा लग रहा है? देखो, अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है? 2e, है ना, +2e बोलो, यानी पॉजिटिव है। और न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है? Ze, और वो भी प्लस है कि नहीं। तो दो पॉजिटिव चार्ज पास आएंगे तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। यही है कूलम्ब रिपल्जन। बस यही एक फोर्स पूरा स्कैटरिंग चला रहा है। अब देखो, इस फिगर को ध्यान से देखो। अलग अलग अल्फा पार्टिकल्स अलग अलग रास्तों पे से आ रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियस की तरफ। अब जो पार्टिकल न्यूक्लियस से दूर से निकलता है उसको फोर्स कैसा लगेगा? कम लगता है, इसलिए वो बहुत थोड़ा सा मुड़ेगा। नेचुरल बात है। तो ऑलमोस्ट वो सीधा निकल जाता है। जो पार्टिकल न्यूमेरिकल के पास से गुजरता है उसको स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स मिलता है, इसलिए वो बड़े एंगल पे स्कैटर होगा, है ना, और होता भी है। और कभी कभार, बहुत रेयरली, कोई अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधा, जिसको हम हेड ऑन बोलेंगे, न्यूक्लियस की तरफ चला जाता है तो उसका क्या होता है? वो रुकता है और पूरा का पूरा उल्टा, यानी 180 डिग्री पे वापस आ जाता है। क्लियर है? तो याद रखने वाली बात यह है, जितना पास से अप्रोच उतना बड़ा स्कैटरिंग एंगल, है ना। यही एक लाइन है जो इस लेक्चर को समझ लो कि चाबी है समझने की। ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये जो हेड ऑन है ना, उस पे थोड़ा जूम इन करते हैं। जो 180 डिग्री है, देखो। अब जैसे जो हेड ऑन कोलिजन है वही इंटरेस्टिंग कोलिजन है, उसी से चीजें निकलती हैं। डायग्राम देखो। हाँ, अल्फा समझ लो कि अप्रोच कर रहा है न्यूक्लियस में, और यही अल्फा पार्टिकल है, इसका चार्ज 2e लेंगे, स्पीड v के साथ आ रहा है सीधा न्यूक्लियस की तरफ, और न्यूक्लियस का चार्ज +Ze। जैसे जैसे वो न्यूक्लियस के पास आता है रिपल्सिव फोर्स उसको स्लो करता जाता है, बट ऑब्वियस है ना। फोर्स उसको क्या कर रहा है? पीछे धकेल रहा है, रिपल्सिव नेगेटिव वर्क कर रहा है मतलब। तो स्पीड कम 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 और कम होता जाएगा, और एक पॉइंट आएगा जब उसकी स्पीड क्या होगी? बिल्कुल जीरो हो जाती है। वो एक पल के लिए रुक जाता है, फिर क्या करेगा? फिर वही रिपल्सिव उसको पीछे फेंक देता है वापस उसी रास्ते पे, है ना। ये तो हम काइनेमेटिक्स से पता है, यू टर्न लेता है पार्टिकल। तो वो यहां भी वही हो रहा है।
अब जो सबसे कम डिस्टेंस तक वो मतलब अ, कम डिस्टेंस कहाँ होगा, जहां पे वो रुकता है ना, और उसी को हम कहेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। समझे? और इसको हम डिनोट करते हैं आर नॉट से। अब सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स का पॉइंट है, जब पार्टिकल आर नॉट पे रुकता है उस पर उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, या कहाँ गई बोलो? तो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो गई है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। कुछ भी बचा नहीं है काइनेटिक में। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जीरो है वहां पे, है ना। बस यही आइडिया जो है ये इसी इसी से हमारा फॉर्मूला बनेगा, है ना। तो समझ गए? अभी इसी को हम डिराइव करते हैं। तो देखो, दो चार्जेस के बीच पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं जब अ, उनके बीच हमने जो आर नॉट तय किया था वो रखते हैं। हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? U इक्वल टू के इंटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर नॉट। यहाँ Q1 है आपका अल्फा का चार्ज 2e, और Q2 आपका न्यूक्लियस का चार्ज Ze, दोनों प्लस है। मल्टीप्लाई करो तो U आपका निकल के आता है के 2e इंटू जेड अपॉन आर नॉट, है ना। यानी के इंटू 2 Ze² ऐसा हो जाएगा अपॉन आर नॉट। तो यही है, याद रहे कि के इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻⁹ जो भी है यूनिट इसका। ठीक है, यूनिट भी है इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ऐसा। अब आप लगाओ एनर्जी कंजर्वेशन। जो बोला था क्लोजेस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी अगर के अल्फा का है तो पूरी कहाँ क्या हो जाती है, पी बन गई पोटेंशियल। तो के अल्फा इक्वल्स यू इक्वल्स के इंटू 2 Z² अपॉन आर नॉट। बस इसको आर नॉट के लिए सॉल्व करो, है ना। आर नॉट को ऊपर ले आओ, के अल्फा नीचे ले आओ। देखो अब बॉक्स में कि आर नॉट इक्वल्स के इंटू 2 Z² अपॉन के अल्फा, या फिर के को पूरा खोल के लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 Z² अपॉन के अल्फा तो है ही। तो ये हमारा कहेंगे कि स्टार फॉर्मूला है ना। इसको आप याद कर लो, समझ ले, ये काम का चीज है। अच्छा, और इस फॉर्मूला से दो चीजें तुरंत समझ में आ रही है। देखो, पहली है, अगर बम्बार्डिंग एनर्जी के अल्फा ज्यादा है तो आर नॉट ऑब्वियसली छोटा होगा। लॉजिकल है ना, ज्यादा एनर्जी वाला पार्टिकल और अंदर तक घुस जाता। दूसरी, जेड जितना ज्यादा आर नॉट उतना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि रिपल्जन भी उतना ज्यादा मिलेगा। ये चीजें है। अब यहाँ पे हम थियरी तो हम कहेंगे कि ओके हो गई। अब आप क्या करो कि ये जो कुछ रियल प्रैक्टिकल चीजें निकालते हैं यहाँ पे, है ना। तो गोल्ड न्यूक्लियस के लिए जेड पता है कि 79 लेते हैं। एक्सपेरिमेंट में देखा गया है कि हेड ऑन कोलिजन तब होती है जब अल्फा की एनर्जी होती है 5.5 MeV। अब ये कहाँ से भाई, ये तो नेचर ने दी है, एक्सपेरिमेंट करने पे ही पता चला है। तो पहले इसको जूल में बदलो, है ना। 5.5 को क्या करोगे कि जो भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करेंगे तो जूल में कन्वर्ट होगा। तो ये देखो आ रहा है 8 इंटू 10⁻, ही ठीक है, -13 आ रहा है। -13 क्योंकि वो मेगा था ना, तो मल्टीप्लाई बाय 6 10⁻6 हो जाएगा मेगा का, इसलिए ओके है। इट्स, अब ये इसको फॉर्मूला में लगा दो, डाल दो इसको, आर नॉट इक्वल्स 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 79, क्योंकि जेड ही था अपना, है ना, इंटू 1.6 इंटू 10 9 टू द पावर -19, वो ई का चार्ज है उसका पूरा का स्क्वायर ऊपर, और 8.8 जो अभी निकाला वो नीचे 10⁻13 वाला। ठीक है,
अब चलाओ, कैलकुलेट करो। अब इसकी तो आपको आदत डालनी पड़ेगी, ऐसे ये सवाल बहुत आने वाले हैं, है ना। तो आंसर आता है आर नॉट इक्वल्स 4.13 इंटू 10⁻⁻14 मीटर, है ना, यानी 41.3 फेम्टोमीटर। एक फेम्टोमीटर यानी एक फर्मी भी बोलते हैं, इक्वल्स 10⁻⁻15 मीटर। ये सब याद रखने वाली चीजें हैं। फर्मी 10⁻⁻15 मीटर, है ना। अब ये न्यूक्लियर की साइज के लिए नेचुरल स्केल है, समझ गए आपको, इसलिए इसको डिफाइन किया गया ऐसे। क्योंकि देखो डिस्टेंस हमने जो निकाला वो उसी ऑर्डर में आ रहा है, तो अगर इसी ऑर्डर में काम करना है तो फर्मी डिफाइन किया है। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझो यहाँ पे, ये जो फर्मी का नंबर है, क्या ये न्यूक्लियस का साइज का है? नहीं, है ना। ये तो सिर्फ वो डिस्टेंस है जहां तक अल्फा पार्टिकल पहुंचा है, अल्फा तो वहीं रुक गया, है ना। तो वो तो न्यूक्लियस को तो छुआ भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, असली न्यूक्लियस की डिस्टेंस से भी ये छोटा है ना। तो आर नॉट हमें न्यूक्लियस की साइज की एक अपर बाउंड दे रहा है, ऐसा ही तो हुआ। तो इससे बड़ा ये नहीं हो सकता, समझ गए बात को, अंदाजा जो हम कह रहे थे। और सच में गोल्ड न्यूक्लियस का एक्चुअल रेडियस सिर्फ कुछ ही फर्मी का होता है। यही रुथरफोर्ड की खोज की खूबसूरती है। एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस कितना छोटा है इसका आइडिया आ गया, ये पता चल गया, समझे ना। और लगाया क्या, देखो उन्होंने कंजर्वेशन लॉ ही तो लगाया है, बेसिक क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे नई थोड़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर, जिसे बी कहा जाता है ना। डायग्राम में देखो, अब डेफिनेशन ध्यान से, इम्पैक्ट पैरामीटर बी है अल्फा पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी की लाइन और न्यूक्लियस के सेंटर के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है, देखो, समझे, ये है इम्पैक्ट पैरामीटर। ये तो पता है आपको, कोलिजन से, कोलिजन तो किया ही हुआ है। अच्छा, और ये तब मेजर करते हैं जब पार्टिकल न्यूक्लियस से बहुत दूर हो, है ना, यानी शुरुआत में जब न्यूक्लियस ने अभी उसको मोड़ा नहीं है, उसका इफेक्ट अभी इतना आया नहीं है। तो सिंपल भाषा में बी बताता है कि पार्टिकल न्यूक्लियस के कितना सीधा एम कर रहा है। तो अगर बी जीरो मतलब बिल्कुल सीधा, हेड ऑन। बी अगर बड़ा मतलब न्यूक्लियस के साइड से निकल रहा है वो, ऐसा है? ये रफ आइडिया। अब देखो थीटा एंगल, देखो डायग्राम में, तो ये दूसरी क्वांटिटी है, हमें पता है इसको क्या कहते हैं, स्कैटरिंग एंगल, पिछले लेक्चर से। तो ये है पार्टिकल के आने की डायरेक्शन और जाने की डायरेक्शन के बीच का एंगल, समझे कि नहीं आप। स्कैटर हो गया लेकिन रेफरेंस था उसका आने की डायरेक्शन, है ना, कितना मुड़ गया, उसी को थीटा कहते हैं, ऐसा, जिसको हम रे ऑप्टिक्स में डेविएशन कहते थे। लेकिन यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी है वही यूज करनी पड़ेगी, थीटा ये है, समझे। अब इन दोनों को रुदरफोर्ड ने एक खूबसूरत रिलेशन से जोड़ा, कॉट ऑफ थीटा बाय 2 इक्वल्स टू 2b अपॉन आर नॉट, जहां आर नॉट वही हमेशा क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस जो हमने निकाला, के इंटू 2z² अपॉन कैपिटल के। डायग्राम देखो, और इसी रिलेशन से डायग्राम बिल्कुल मैच कर रहा है। बी बड़ा करो तो देखो थीटा छोटा होता है, पार्टिकल कम मुड़ता है, और बी जीरो करो तो क्या होगा, थीटा सीधा 180 डिग्री, है ना, वही हेड ऑन केस। तो सब कुछ जुड़ रहा है। अब देखो ये रिलेशन कहाँ से आया, इसमें अभी हम नहीं जाएंगे, ये पूरा ट्रेजेक्टरी से निकल के आया है। नॉट टू डिग इन टू दैट, वी विल एक्सेप्ट दिस इक्वेशन। ओके, अब क्या है कि इसी इक्वेशन को एनसीईआरटी के हिसाब से थोड़ा
रीअरेंज करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म निकालते हैं, और जो एग्जाम में आएगा वो यही फॉर्म आएगा। देखो आर नॉट को लिखो कि के इंटू टू जेड स्क्वायर अपॉन कैपिटल के, यहाँ के आपका क्या है, कैपिटल के भूल गए, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है, और स्मॉल के क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब कॉट थीटा बाई टू इक्वल्स टू बी अपॉन आर नॉट, इसमें आर नॉट डाल दो, थोड़ा अलजीब्रा करो, और जो फाइनल फॉर्म मिलता है वो ये है। तो इसको बी इक्वल्स जेड स्क्वायर इंटू कॉट ऑफ थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई जो भी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। यही है रुदरफोर्ड का इम्पैक्ट पैरामीटर वाला फॉर्मूला। इसको भी आप नोट कर लो, काम आएगा ये, इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं, है ना। अब इसको ना पढ़ना सीखते हैं इस फॉर्मूला को, थोड़ा रटना तो है ही नहीं, अभी टेक्निक होती है, पर पहले पढ़ना सीखते हैं। एक है अगर बी बड़ा हो तो कॉट थीटा बाई टू बढ़ेगा, ये पूछते हैं तो समझ लो, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स निकल जाएंगे, सिर्फ पढ़ना सीख तो, जिसका मतलब थीटा घट रहा है तो दूर से आया पार्टिकल कम मुड़ता है, ये तो हमने ऑलरेडी देखा, यही तो इंपॉर्टेंट चीजें है। दूसरा है एनर्जी अगर बढ़ाओ, मतलब कैपिटल के बढ़ाओ, तो फिक्स्ड थीटा के लिए बी घटेगा, तेज पार्टिकल को उतने ही एंगल पे मोड़ने के लिए उसको और पास आना पड़ेगा। तीसरा है, और सबसे इंटरेस्टिंग है, फॉर्मूला में न्यूक्लियस का चार्ज झेड़ी है, लेकिन न्यूक्लियस का मास तो कहीं है ही नहीं, है ना। तो इस पॉइंट को बाद में वापस आएंगे, लेकिन ये एग्जाम का फेवरेट है, समझ ले, मास यहां कहीं है ऐसा नहीं है। और ये ग्राफ देखो बी वर्सेस थीटा का, बी कहाँ है, बी प्रोपोर्शनल टू कॉट थीटा बाई टू, तो छोटे एंगल्स पे बी बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी दूर वाले पार्टिकल्स थोड़ा मुड़ते हैं, और थीटा 180 की तरफ जो कि बी जीरो हो जाएगा, हेड ऑन हो जाएगा, है ना। तो ग्राफ भी पूरी कहानी कह रहा है यहाँ पे। इतनी है आपकी थियरी, ये अगर इतना समझ लिया एक बार और रिपीट करके, तो बस आप कहीं रुकोगे नहीं, एडवांस तक में भी नहीं रुकोगे आप। तो थियरी अब कहेंगे कि ठीक है, हो गई, अब मजा आएगा, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, यही एग्जाम टाइप में अब जो न्यूमेरिकल है ऐसे ही पूछे जाते हैं, तो होपफुली आप भी पेन उठाकर मेरे साथ साथ सॉल्व करो, देखो अलजीब्रा कैसे कर पाते हो, है ना, सिर्फ देखना मत, होपफुली। तो चलो ये है पहला सवाल, ये जो गाइगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट से एक 7.7 MeV का अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है, निकालो आर नॉट, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट, यानी वो कितना पास पहुंचता है रुकने से पहले। तो क्या करो, पहले डेटा लिख लो, के इक्वल 7.7 MeV में दिया है, जो आपको बन जाएगा, जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और गोल्ड के लिए जेड आपको पता है 79, फॉर्मूला वही, है ना। क्लोजेस्ट अप्रोच पे के इक्वल्स यू कर दो, के इक्वल्स हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, और इसको इक्वल्स कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड, जेड ही तो है, इंटू टू ही कर दो क्योंकि अल्फा है, अपॉन आर नॉट करो। देखो कैसे बेस से हम कर रहे हैं, कोई फॉर्मूला रटा नहीं है, तो आर नॉट अगेन इक्वल्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन जो काइनेटिक एनर्जी। अब नंबर डालो, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू जो भी है 79 वगैरह, देखो ये सारा ऊपर है ना, ये -19 है, ई का चार्ज, उसका स्क्वायर किया, नीचे है आपका 7.7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये है। तो आपका आंसर आता है
अबाउट 30 फेम्टोमीटर। और देखो गोल्ड न्यूक्लियस का एक्चुअल रेडियस सिर्फ 6 फर्मी के आसपास है, यानी जो टर्निंग पॉइंट होता है वो असली न्यूक्लियस का साइज है उससे तो काफी दूर है ना। फिर से वही हमने जो मैसेज दिया था कंफर्म हो रहा है, न्यूक्लियस तो बहुत बहुत छोटा है, ये तो 30 आया है, समझे। चलो, इंपॉर्टेंट है कि ये कैलकुलेशंस आप कैसे कर रहे हो, है ना। यहाँ पे 10⁻⁻13 नहीं, -19 होना चाहिए, लेकिन वो एमईवी था, मेगा था, इसलिए वो 10⁻13 लिखा है, समझे। इसलिए आप ये कैलकुलेशंस करो। अब दूसरा सवाल है ये इसमें थोड़ा कुछ बहुत चीजें हैं, है ना। 3 पार्ट्स है। एक अल्फा पार्टिकल का 2 × 10 × 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस से इसको एक्सेलरेट किया है, फिर वो सिल्वर फॉइल पे गिरता है। सिल्वर का Z47 निकालो। पहला है फॉइल के गिरते वक्त काइनेटिक एनर्जी, दूसरा है न्यूक्लियस से 5 × 10⁻⁻14 मीटर दूर उसकी काइनेटिक एनर्जी, तीसरा क्लोजेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, आसान है वैसे, लेकिन अलजीब्रा करना पड़ेगा। तो पहला निकालते हैं फॉइल पे काइनेटिक एनर्जी, चार्ज इनटू पोटेंशियल, तो क्या हो जाएगा क्यूवी। क्यू तो है ई, वी दिया हुआ है ना। तो के इक्वल्स 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू 2 × 10⁻6, जो बनता है 6.4 × 10⁻13 जूल्स। डन। पार्ट 2 देखो, 5 × 10⁻14 मीटर पर है इतना। तो पहले वहां पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, है ना। सिल्वर का चार्ज 47 है, अल्फा का 2e, तो ये u इक्वल्स आप 1/4πε इंटू जो भी है 47 इंटू 2e अपॉन 5 × 10⁻⁻, क्योंकि वही तो डिस्टेंस है r0। अब नंबर डालो, ये आता है 4.3 × 10⁻13 जूल। जैसे मैं कह रहा हूं कि ये नंबर आप एक बार डालो, यही कैलकुलेशन एक बार कर लोगे फिर आसान लगेगा। अब समझो इतनी एनर्जी पी बन चुकी है, तो समझे आप, तो काइनेटिक एनर्जी का चली गई उतनी, ये तो बची हुई काइनेटिक एनर्जी 6.4 माइनस 4.3 यानी 2.1 इंटू 10⁻⁻13 जूल्स। तो ये समझे आप, एनर्जी कंजर्वेशन सिंपल है ना। अच्छा, अब पार्ट 3 देखो, क्लोजेस्ट अप्रोच। वहां क्या होगा, पूरी काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, तो ओरिजिनल ओरिजिनल के यूज कर लो, है ना। तो R0 इक्वल्स अगेन 2 k z² अपॉन काइनेटिक एनर्जी, नंबर डालो, तो 2 इंटू 10⁻⁹ इंटू 47 इंटू 0.6 इंटू -13 होल स्क्वायर। देखो ये -19 चार्ज का होल स्क्वायर बार बार आता है कि नहीं, नीचे आता है 6.4 इंटू 10⁻⁻13, समझे। तो आंसर आपका आ रहा है 3.4 इंटू 10⁻⁻13 मीटर। हो गए तीनों पार्ट। नोटिस करो कि तीनों पार्ट्स में बस एक ही आइडिया घूम रहा है। क्या है वो आइडिया, बताओ। एनर्जी कंजर्वेशन कर रहे हैं, और क्या है, ऐसा है। अब देखो ये तीसरा सवाल, ये सीधा एनसीईआरटी से है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 पार्ट्स में है। इनवर्स स्क्वायर फील्ड यानी चार्ज न्यूक्लियस का कूलम फील्ड, इसके लिए बी और थीटा का रिलेशन दिया है। बी इक्वल्स ZE² cot θ/2 अपॉन 4πε0 इंटू हाफ mv², है ना। देखो अभी इस स्लाइड में पार्ट ए बी सी करते हैं, ठीक। पार्ट ए है, अगर बी इक्वल्स 0 हो, तो यही तो हमने समझाया था। तो स्कैटरिंग एल क्या होगा, फॉर्मूला में बी 0 मतलब cot θ/2 इक्वल 0, तो कॉट कब 0 होता है भाई,
जब एंगल 90 हो, यानी थीटा बाय 2 इक्वल्स 90, तो थीटा क्या हो गया? 180। बिल्कुल वही हेड ऑन कोलिजन जो हम फिजिकली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सीधा आ गया कि नहीं? और ये हमें पता था। पार्ट बी देखो, फिक्स्ड बी के लिए एनर्जी बढ़ाने से डिफ्लेक्शन बढ़ेगा या घटेगा? हाँ, तो देखो बी तो कांस्टेंट है, फॉर्मूला में जेड स्क्वायर कॉट थीटा बाय 2 अपॉन एनर्जी, ये भी पूरा कांस्टेंट है। देखो अब एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर बढ़ाओ, तो बैलेंस के लिए कॉट थीटा बाय को भी तो बढ़ाना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि थीटा घटेगा, है ना? ये समझे कि नहीं? तभी तो कॉट थीटा बाय 2 बढ़ेगा। तो ज्यादा एनर्जी वाला जो पार्टिकल है वो कम मुड़ता है। मेक्स सेंस। ये फिजिक्स अगर पता है तो ये चीजें फॉर्मूला के बिना ही हम कर सकते हैं। तेज बॉल को मोड़ना मुश्किल होता है कि नहीं? पार्ट सी में कैलकुलेशन, थीटा इक्वल्स 90 डिग्री, जेड इक्वल्स 79, एनर्जी इक्वल्स 10 एमईवी। बी निकालो। पहले एनर्जी झूल में, 10 × 10 × 6 × 1.6 × 10 टू द पावर -19 करो। एमईवी है तो -13 हो जाएगा, यानी 1.6 × 10 टू द पावर -12 जूल, सब कुछ मिला के। और कॉट ऑफ 45, क्योंकि थीटा बाय 2 है ना, तो 45 ये इक्वल्स तो 1 होता है कि नहीं? अब बी इक्वल्स 9 × 10 टू द पावर 9 × 79 × 1.6 × 10 टू द पावर -19 होल का स्क्वायर, देखो बार बार वो स्क्वायर, इंटू कॉट 45 अपॉन 1.6 × 10 टू द पावर -12 जो निकाला। करो आंसर, देखो आपका आ रहा है कि नहीं, पॉज करके। अबाउट 1.1 × 10 टू द पावर -14 मीटर। नोट कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं, पार्ट डी भी है। देखो ये कॉन्सेप्चुअल है, सारे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। सवाल है, इस फॉर्मूला में न्यूक्लियस का चार्ज आता है लेकिन मास क्यों नहीं आता, जैसे जिक्र किया था। सोच के जवाब दो। स्कैटरिंग किस वजह से हो रहा है? न्यूक्लियस की चार्ज की वजह से। वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनाता है जो आपको मतलब मोड़ रहा है अल्फा को। अगर z जीरो कर दो तो थीटा भी जीरो, कोई स्कैटरिंग ही नहीं। तो चार्ज का आना जरूरी है। और मास, मास के लिए ना थोड़ा आपका टू बॉडी प्रॉब्लम कोलिजन में रिड्यूस्ड मास क्या है, अगर वो पता है आपको तो आप तुरंत से समझ जाओगे, वरना नहीं तो इतना समझ लो, मास इसलिए नहीं आता क्योंकि हम मान के चलते हैं कि भारी न्यूक्लियस अपनी जगह स्थिर है। स्थिर है का मतलब देखो, उसके ऊपर तो अल्फा पार्टिकल भी फोर्स लगा रहा है लेकिन वो पीछे नहीं हट रहा है, रिकॉल नहीं हो रहा है ना? तो इसलिए वो रिड्यूस्ड मास में उसका मास नहीं आता है, सिर्फ छोटा अल्फा पार्टिकल का मास बच जाता है। जैसे मैंने कहा, ये कोलिजन का प्रॉब्लम है, हम यहाँ पे इतना ही आप समझ लो कि न्यूक्लियस का मास अल्फा के कंपेयर में बहुत ज्यादा ले लिया है, तो न्यूक्लियस हिलता ही नहीं है, तो उसका मास फॉर्मूला में आता ही नहीं। इतना बहुत है। पार्ट ई देखो, फिक्स्ड एनर्जी के लिए बी घटने से क्या होगा? तो फॉर्मूला से बी कम तो कॉट थीटा कम, तो थीटा बढ़ेगा, है ना? यानी जितना पास से अप्रोच उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। ना वही बात तो हमने शुरुआत में भी बोली थी, ये सारी चीजें शुरुआत में ही पढ़ाई थी कि फॉर्मूला को कैसे पढ़ाया जाता है। तो ये अब फॉर्मूला से प्रूव करके दिखा रहे, हो भी गया। तो एक लाइन में टेक अवे ये है, पास से अप्रोच मतलब स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन। और ये रिलेशन न्यूक्लियस के चार्ज पे डिपेंड करता है, मास पे बिल्कुल नहीं, बस इतना याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ ये देखो, लेक्चर का आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा मैं तो समझता हूं,
रुथरफोर्ड का मॉडल इतना सक्सेसफुल था, न्यूक्लियस उन्होंने ढूंढ लिया, साइज भी एस्टिमेट कर लिया, लेकिन दोस्तों इस मॉडल में दो बड़ी कह सकते हैं कि गड़बड़ी अ, थी, है ना, मतलब लिमिटेशंस, बड़ी लिमिटेशंस, जिसकी वजह से इसको भी रिप्लेस करना पड़ा। तो वो गड़बड़ी समझते हैं अभी। हाँ, तो देखो चलिए क्या गड़बड़ियां है। ये पहली लिमिटेशन है, सबसे सीरियस वाली। क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी कहती है कोई भी एक्सेलरेटिंग चार्ज एनर्जी रेडिएट करता है। ये एक रूल है, इसको चैलेंज नहीं कर सकते, समझ लो आप। अब देखो, रुथरफोर्ड के मॉडल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट। अब सर्कुलर मोशन मतलब क्या हुआ? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है, तो रूल के हिसाब से उसको कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करनी पड़ेगी, मतलब गंवानी पड़ेगी, है कि नहीं? तो एनर्जी खो गया, खो रहा है, उसका रेडिएट कर रहा है, मतलब कम हो रहा है। तो ऑर्बिट का रेडियस छोटा होता जाएगा, क्योंकि एनर्जी कम, तो वो उसका रेडियस का ऑर्बिट, ऑब्वियस है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का बैलेंस है, तो रेडियस कम होता जाएगा, छोटा और छोटा। और ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो फाइनली इलेक्ट्रॉन स्पाइरल बनते हुए सीधा न्यूक्लियस में गिर जाएगा। एटम इसको बोलेंगे कॉलेप्स, है ना? तो समझ लो एक प्लॉप के साथ खत्म, ऐसा। और प्रॉब्लम कितनी बड़ी है? कैलकुलेशन कहती है ये कोलैप्स सिर्फ 10⁻⁸ सेकंड में हो जाना चाहिए, यानी हर एटम के मतलब कोई कुछ ही पल भी नहीं, बहुत कम, खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन हकीकत, एटम तो स्टेबल है परफेक्टली, हाँ, इन्फिनिटी के लिए। तो स्टेबल का मतलब है हम भी एटम से बने हैं, आप, मैं, हाँ, जो भी हमारा टेबल कुर्सी है, और सालों से टिके हुए हैं। तो समझ रहे हो, मॉडल यहां बुरी तरह से फेल कर रहा है। जितना एडवांस साइंस करता है, उतना ही उसको डिफिकल्टी भी झेलनी पड़ती है ना? अब आते हैं इसका दूसरा लिमिटेशन। ये स्पेक्ट्रम के बारे में है। जैसे इलेक्ट्रॉन स्पाइरल करते हुए अंदर गिरता है, उसका ऑर्बिट लगातार छोटा बदलता जा रहा है, और हर ऑर्बिट पे वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेडिएशन तो कर ही रहा है, मतलब वो हर पॉसिबल फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअसली रेडियस छोटी हो रही है, तो कंटिन्यूअसली फ्रीक्वेंसी भी छोटी होगी, है ना? तो देखो डायग्राम में जो बैंड है वो कंटिन्यूअस है, ऊपर वाला। तो रुथरफोर्ड का मॉडल प्रिडिक्ट करता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, सारी वेवलेंथ, सब कुछ स्मूथ, बिना किसी गैप के, ऊपर वाला जो दिख रहा है पट्टी, वायलेट से रेड तक, है ना, सब कुछ मिलता है स्मूथली। लेकिन एक्सपेरिमेंट जो प्रूफ है, जो दिखता है, वो क्या है? वो नीचे दिखा है। एलिमेंट्स सिर्फ कुछ ही डेफिनेट फ्रीक्वेंसी से एमिट करते हैं, अलग अलग शार्प स्पेक्ट्रल लाइंस दिख रही है ना? बीच में कुछ नहीं, बाकी स्पेक्ट्रल लाइंस दिखती है, बाकी बीच में देखो काला है, यानी स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट बोलते हैं इसे। ये एक्सपेरिमेंट है, ये हर एक एलिमेंट में ऐसा हो रहा है। तो कंक्लूजन यह है, रुथरफोर्ड का मॉडल ने एटम की स्टेबिलिटी नहीं समझा पाया, और ना ही डिस्क्रीट का लाइन स्पेक्ट्रा। इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए चाहिए था एक नया आइडिया, और वो आइडिया दिया नील्स बोर ने, बोर्स का मॉडल, जो हमारा अगले लेक्चर का टॉपिक रहेगा। ठीक है, चलो इसको अब हम समराइज करते हैं। पहला है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर नॉट इक्वल्स 1/4 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन के अल्फा वगैरह। इसको ना, जैसे मैंने कहा, रटना नहीं है। देखो हमने प्रॉब्लम में भी कैसे किया था, एनर्जी कंजर्वेशन से, तो ऐसे ही आप कर लेना। ये न्यूक्लियस के साइज की ऊपर की बाउंड दे रहा है,
है ना। गोल्ड के लिए 5.5 MeV पे लगभग कितना आया था, 44 फर्मी। ठीक। दूसरा है इम्पैक्ट पैरामीटर, cot थीटा बाय 2 इक्वल्स 2b अपॉन आर नॉट, या b इक्वल्स ZE² cot थीटा बाय 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू हाफ MV²। ये याद रखो कि अगर b घटे तो थीटा बढ़ता है, b 0 मतलब थीटा 180 डिग्री, है ना। इतना याद रखना है तो तुरंत से निकल जाओगे। तीसरा है दो लिमिटेशंस। पहली है एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन रेडिएट करेगा तो एटम में कोलैप्स हो जाएगा, पर एटम तो स्टेबल है। दूसरा मॉडल है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम प्रिडिक्ट करता है, क्योंकि कंटिन्यूस गिर रहा है, रेडियस कम हो रही है कंटिन्यूस। पर एटम्स जो है सारे, जैसे हाइड्रोजन का, वो एक डिस्क्रीट लाइन देते हैं, सारे फ्रीक्वेंसीज नहीं देते हैं, स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसीज। ओके, तो इन दोनों का जो प्रॉब्लम है उनका जवाब है बोर का एटॉमिक मॉडल, जिसमें ऑर्बिट्स भी क्वांटाइज्ड हो जाती है और ये स्पेक्ट्रम भी थोड़ा बहुत अच्छी तरह से प्रिडिक्ट कर लेता है। तो वो अगली बार देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये लेक्चर नंबर 12 है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से लेके रुदरफोर्ड का मॉडल की लिमिटेशन तक, है ना। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया है, एक बार और देखोगे तो क्लियर हो जाए। अगर समझ में आया है तो एक काम करो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो, है ना। लेक्चर 13 में बोर मॉडल जैसे कहा वो मिस नहीं करना, और कमेंट्स में आप बता दो कि कौन सा पार्ट मॉडर्न फिजिक्स में आपको कंफ्यूजिंग लगता है या अच्छा लगता है, और डाउट हो तो वो भी पूछ लेना, है ना। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।